सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस कार्बन पर। तो बच्चों, यूट्यूब पर पहली बार ये चीज़ होने जा रही है कि आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं यूट्यूब पर कंटेंट सर्च कर रहा था कि 10th के बच्चे को अगर पढ़ना है तो वो यूट्यूब पर क्या क्या पढ़ सकता है। एंड मुझे एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी दिखी। यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है कि वीडियोस आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी, सब ने बना रखी है, हर चैनल पे वही है, पर कोई NCERT पे फोकस ही नहीं कर रहा। सब ये कह के चले जाते हैं कि NCERT इंपॉर्टेंट है भैया, पर कोई पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड ये पूरी सीरीज़ रहने वाली है अपने 13 चैप्टर्स की, बाद में मैथ की भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, NCERT पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे। मैं आपको सब मार्क करा दूंगा कि NCERT की ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको NCERT में क्या पढ़ना है क्या नहीं। जो नहीं पढ़ना मैं वो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि NCERT पूरी इंपॉर्टेंट है। CBSE का भरोसा नहीं कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, जिनका साइंस प्राइमरी सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मेनली सिर्फ NCERT से आता है। ठीक है, जो नहीं भी कर रहे, ठीक है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेटा NCERT सर्वप्रथम है। ठीक है, हमारी सीरीज़ का नाम ही है सर्वप्रथम, NCERT सर्वप्रथम है। ठीक है, सबसे पहले रहती है NCERT। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, ये देख सकते हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें आप ये देखोगे तो इधर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आप देखोगे ना तो ऊपर की साइड में लिखा हुआ है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। ये बात कही है मार्टिन एच फिशर जी ने। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि फैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि एक सेकेंड, तो ये इनकी एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब यही है कि साइंस सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बेस नहीं है, जैसे जो लिटरेचर है, जो डिक्शनरी है वो लिटरेचर नहीं है। ठीक है, तो जो फैक्ट है सिर्फ साइंस में वही नहीं आता। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में पूरी लिटरेचर नहीं आ सकती। तो ये बात मार्टिन एच फिशर ने कही, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, पर फिर भी NCERT में, तो मैंने आपको बता दिया। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर है। ठीक है, कौन से पार्ट का चैप्टर है, तो ये है बेटा आपका केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आपके दे रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन, कि ये कुछ आपकी डेली लाइफ से मिलती जुलती सिचुएशन दे रखी है और सोचने को बोला है, आपको खुद से सोचना है, थिंक करना है कि अगर ऐसा हो तो क्या होता है। ठीक है, पहले क्या बोला है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। दूध को गर्मियों में रूम में रख दिया, खुला छोड़ा, तो क्या हो जाएगा भैया, दूध फट जाएगा, है ना, दूध फट जाएगा। ठीक है, एक आयरन का तवा कह लो, पैन कह लो, कील कह लो, नेल कह लो, उसको एक्सपोज रख दिया ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर पानी है, नमी वाले एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाएगा भैया, रस्टिंग हो जाएगी, रस्ट पकड़ लेगा आयरन। ये सब तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं, है ना, ग्रेप्स को फर्मेंट करके ही इवन किशमिश बनती है। खाना पक जाता है, फूड हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। ठीक है, और हम सांस लेते हैं। ठीक है, रिस्पायर का मतलब हो गया सांस लेना, एक्चुअली रिस्पायर का मतलब होता है एनर्जी बनाना। ठीक है, एनर्जी बनाना होता है, ये आप आगे लाइव प्रोसेस में पढ़ लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए कुछ खास, हालांकि इसकी इक्वेशन है, पर फिर भी अब बायो में ऑलरेडी पढ़ लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारी NCERT में कि क्या होता है जब ये सब होता है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होगा। अब नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन ऑल दी अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज, कि ऊपर दी गई सारी जितनी भी चीज़ें थी उनमें क्या हुआ है, या तो सब्सटेंस की नेचर चेंज हुई है या फिर उसकी आइडेंटिटी चेंज हुई है ना, कि या तो नेचर में कुछ ना कुछ चेंज आया है या फिर आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया है। मतलब क्या है कि जैसे दूध पहले सही था, वो फट गया तो उसकी नेचर बदल गई ना, है ना, उसकी आइडेंटिटी बदल गई, है ना। ग्रेप्स थे वो फर्मेंट हो गए, किशमिश बन गए, पहले ग्रेप्स थे फिर किशमिश बन गई, उसकी आइडेंटिटी बदल गई। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है। ठीक है, ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस स्टार्टिंग में थी, हैव समवट चेंज, वो कहीं ना कहीं चेंज तो हुई है।
ठीक है, बाद में क्या बोल रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आर प्रीवियस क्लासेस। ये आपका 8th 7th आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है, तो ये आपको वही सिखाने जा रहा है, उसी के लिए आपको ये पढ़ाया गया है अभी तक जो भी ये पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। तो अभी यहाँ तक आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, अब ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइटर यूज़ करते हो हाईलाइट कर लेना है। एनसीईआरटी में क्या है, जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल चेंज की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है वही हमारा केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। इस पे वन वर्ड एमसीक्यूज़ आते हैं कि फिजिकल चेंज आइडेंटिफाई करो, केमिकल चेंज आइडेंटिफाई करो, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मिल्क को आपने रूम टेम्परेचर में छोड़ा और वो समर में बदल गया। अच्छा, पहले आपको आई थिंक ये पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज होते क्या है ना। पहले तो सबसे पहले आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज होते क्या है। भैया अगर हमें यही नहीं पता होगा तो आगे तो पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है ना। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ एनसीईआरटी ने माना है कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, पर फिर भी अगर आपने कहीं ना कहीं नहीं पढ़ी तो मैं हूँ ना, मैं बता देता हूँ। ओके, तो फिज़िकल चेंज क्या होता है, फिज़िकल सेकंड सो फिज़िकल चेंज क्या होता है। फिज़िकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पे सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलती, उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता, इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस। ये बात आप एनसीईआरटी में साइड में नोट डाल के लिख सकते हो। ठीक है, इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। और ये और आते हैं हमारे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज चेंज। अब इस चीज़ की भैया मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला बिल्कुल भी, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज, ये तो मैंने आपको फिर भी फिजिकल चेंज की डेफिनेशन लिखवा दी। लेकिन क्योंकि ये चीज़ हमारी आप कह सकते हो प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो वो चीज़ हम एनसीईआरटी डिस्कशन में पूरी नहीं करेंगे। हम अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, इसको मार्क कर लेना। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज occurs वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। उसके बाद में क्या कह रहा है, यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय अ केमिकल रिएक्शन, कि अब आप ये सोच रहे होगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, हमें केमिकल रिएक्शन हुई है इसके बारे में पता कैसे लगेगा, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे सामने कोई केमिकल रिएक्शन हुई है ना। तो अब उसके लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोल लिया इन्होंने। एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटीज़ ऑलवेज आर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एक्टिविटी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इस एक्टिविटी के अंदर, मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, बाद में हम लाइन टू लाइन रीड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके पास में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, जलाने से पहले इसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है एंड वाइट पाउडर गिर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलती है वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्लेम होती है। ठीक है, वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ में प्लस में हीट भी निकलती है। ठीक है, अब एक्टिविटी पढ़ लेते हैं कि पहले तो इस एक्टिविटी में टीचर की असिस्टेंस चाहिए और आई ग्लासेस पहनने होते हैं। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि आई ग्लासेस क्यों पहनने हैं, तो आई ग्लासेस इसलिए पहनने हैं क्योंकि डैजलिंग फ्लेम होती है। ठीक है, लाइट काफ़ी ज़्यादा निकलती है तो इट कैन डैमेज आवर आइज़।
इट कैन डैमेज आवर आइज। ठीक है। उसके बाद में क्लीन मैग्नीशियम रिबन, अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक रिबन लो, उसको क्लीन करो सैंड पेपर से। क्लीन क्यों करना है भैया? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है ऊपर, जिसके कारण ये जल नहीं पाती। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्लीन करने के लिए इसको सैंड पेपर से रब करते हैं हम। ठीक है। एक पेयर ऑफ टोंग लो, टोंग का मतलब चिमटा जिसको आप कहते हो, वो लो। उसके बारे में स्पिरिट लैंप कुछ नहीं, ये इसको बर्नर कहते हैं। ठीक है। आप स्पिरिट लैंप भी ले सकते हो और बर्नर ले सकते हो, आपकी मर्जी है, और उसको जलाओ। उसके बाद में जो भी ऐश है उसको चाइना डिश में कलेक्ट कर लो, यानी कि कटोरी लो और उसमें कलेक्ट कर लो। ठीक है। या फिर एक वॉच ग्लास लो, कांच का कुछ भी ग्लास लो, उसमें कलेक्ट कर लो। ठीक है। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अपनी आइज से दूर रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्यों रखना है, क्योंकि वाइट डेजलिंग फ्लेम होती है। अब पूछा है कि आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, तो इसकी ऑब्ज़र्वेशन क्या है? इसकी ऑब्ज़र्वेशन में आएगा कि हमें वाइट ऐश देखने को मिलेगी, वाइट ऐश मिलेगी। दूसरी ऑब्ज़र्वेशन आएगी, ऑब्ज़र्वेशन का मतलब है जो आप आंखों से देख सकते हो, इसमें आपको रिएक्शन नहीं लिखनी, ऑब्ज़र्वेशन लिखनी है। वाइट ऐश मिलेगी, डेजलिंग फ्लेम निकलेगी, और अगली चीज़ है हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन है मेन। रिएक्शन भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि Mg + O2 मिल के बना लेंगे MgO। अब अगर इसको बैलेंस करना हो तो बैलेंस भी किया जा सकता है, 2 इधर लगा दीजिए, 2 इधर लगा दीजिए। ठीक है। अब हम पहला पेज पूरा पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया पहले पेज में क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी ऑब्जर्वेशन वगैरह सब आपको ध्यान में रखनी है। एंड एक ये वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्ड वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है। और थोड़ा बहुत ही यहाँ से देख लेना फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये आ गया ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करनी है, लिखनी भी है। एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, वाइट पाउडर में बदल जाता है। और जो ये वाइट पाउडर होता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। ये क्यों बनता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो इसने पूरी रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन वगैरह सब दे दिया। ये वाला पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है एक्टिविटी 1.2 कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है। पूछा है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो ये वाले सॉल्यूशन क्या है ना, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट नहीं है, मैं आपको करके बता देता हूँ होता क्या है। ठीक है। तो लेड नाइट्रेट लेने को बोला, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3। ठीक है। उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल देना है, ये एक्वस में होता है। सॉल्यूशन लेना है ना तो पानी में घुला होगा, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, वो होता है Ki। ठीक है। ये भी एक्वस हो गया। रिएक्शन होके क्या बना लेता है ये PbI2 लेड आयोडाइड, ये PPT होती है, प्लस बना लेगा KNO3, ये हमारा एक्वस ही होगा। ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी कि जो ये PbI2 है ये येलो PPT होती है। ठीक है। ये येलो कलर का होता है, रिएक्शन बहुत ही सुंदर होती है, येलो कलर की PPT देखने को मिलती है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन यही है। ठीक है। ये रिएक्शन आनी चाहिए आपको। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ लेंगे। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक कराऊंगा, आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक कराऊंगा, केमिकल इक्वेशंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है। एंड एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लो एक कॉनिकल फ्लैश या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, डाइल्यूट HCl डालने को बोल रहे हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हो, H2SO4 भी डाल सकते हो। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि एसिड को केयर के साथ में संभालना है, वरना भैया आपकी हाथ मुंह पैर जहाँ पे भी गिरेगा सब खत्म। ठीक है। अब हमसे पूछे कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रही है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिल रही है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब उसके बाद में बोला कि कॉनिकल फ्लैश को टच करो और टेम्परेचर में भी कुछ चेंज है, तो ये ऑब्जर्वेशन की तरफ हिंट दे रहा है। ठीक है। रिएक्शन ये आपकी करके दिखाई हुई है, इधर जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हैं ये वाले, है ना, और इसके ऊपर
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रखें। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, ये हमारी ग्लास ट्यूब है, ये हमारा कॉर्क है, उसका ढक्कन हो गया तो ग्लास ट्यूब का, उसको कॉर्क बोल सकते हो, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकल रही है ऊपर को। तो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी, ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं जल्दी से। एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पर देखने से थोड़ी ना पता लगेगा हाइड्रोजन है। तो बबल्स निकलते हैं फॉर्म्ड विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी कि झाग जैसा बनता है। ब्रिस्क एफरवेसेंस, झाग जैसा बनता है, उसको ब्रिस्क एफरवेसेंस कहते हैं। और फिर गैस, एक गैस रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, मेटल और एसिड की रिएक्शन है। तो कॉनिकल फ्लास्क या फिर जो हमारी टेस्ट ट्यूब होगी बिकम्स हॉट, यानी कि टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड हाँ, मेन आपको ये दो ऑब्जर्वेशन दिखेगी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ये यही बता देना चाह रहा था, ठीक है। एंड हाँ, तो अब आगे देखते हैं। फ्रॉम दी अबव 3 एक्टिविटी, तो आपने ऊपर 3 एक्टिविटी करी है, उनसे हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें ये डिटरमाइन करने में मदद करती है कि अगर केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई। अच्छा, एक्टिविटी सारी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर पे लिखना भूल जाऊँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर है तो है, ठीक है। तो ये सब पे मैं लिख दूँगा, एक्टिविटी आपको सारी देखनी है। एंड इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये इंडिकेटर्स है बेसिकली, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। चेंज इन स्टेट होगा, चेंज इन कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जनरल इंडिकेटर्स है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट लिख सकते हो। चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस होगा, चेंज इन स्टेट भी होगा। हाँ, तो मेनली इतना ही है। एक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप और ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा से, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, कि अगर हम अपने आसपास की नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे आसपास कितने सारी केमिकल रिएक्शंस लगातार हो ही जा रही है, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। अब आपको बताइए कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इन्हीं केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है एंड उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको आप केमिकल इक्वेशन बोलते हो, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप अगर आपको ये मेरी आप कह सकते हो इनिशिएटिव अच्छा लगा कि मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी सेकंड पार्ट भी इसका मैं अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।